पिछली क्लास में हमने आप लोगों को सर्कुलर फ्लो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सिग्निफिकेंस पढ़ाया था। यस सर। उसी के आगे से आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग लिखे, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्या सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है। नेशनल इनकम समझने से पहले हम सब लोगों को समझना ये ज़रूरी है कि इनकम शब्द का क्या मतलब। इनकम शब्द का मतलब ये है कि जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है, इनकम शब्द का मतलब है इनफ्लो ऑफ मनी। जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है, चाहे किसी भी सोर्स से आ रहा हो, जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है चाहे किसी भी सोर्स से आ रहा हो, वो इनकम है। चाहे हमने कमाया हो, चाहे हमने चोरी की हो, चाहे हमको पड़ा मिला हो, चाहे हमको किसी रिश्तेदार ने दिया हो, शादी में गिफ्ट मिला हो, एटसेट्रा एटसेट्रा सो ऑन। जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो हमारी इनकम है। रिपीट करिए, जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो क्या है? हमारी इनकम। इनकम है। इनकम। अब समझने वाली बात यह कि हमारा चैप्टर नेशनल इनकम का है, तो यहीं पर यह चीज क्लियर कर देनी जरूरी है बच्चों कि इनकम दो तरीके की होती है। एक होती है फैक्टर इनकम और दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इनकम दो तरीके की होती है। एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। इनको फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट भी कहा जा सकता है, दोनों का मतलब सेम है। किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के बदले प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को जब पैसा पे करता है, किसी भी प्रोडक्शन से संबंधित फैक्टर सर्विस को प्रोवाइड करने के बदले जब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ पैसा या कुछ पेमेंट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल, लेबर को काम करने के बदले कंपनसेशन में सैलरी या वेजेस मिल रहा हो। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, जब हमने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, हमने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन हमको एक आर्थिक सहायता के रूप में पैसा दिया जा रहा है, तो वो कहलाता है ट्रांसफर इनकम। जैसे स्कॉलरशिप हो गया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, बेरोजगारी भत्ता। अब हमारा चैप्टर क्योंकि नेशनल इनकम है बच्चों, तो ध्यान रखिए, नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम या पेमेंट ही इंक्लूड की जाती। नेशनल इनकम का इनफैक्ट मतलब ही यही है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। याद रखिएगा, ये बात बहुत जरूरी है और आगे न्यूमेरिकल में भी काम आएगी कि नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट आती ही नहीं है। नेशनल इनकम का मतलब है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। नेशनल इनकम का मतलब है कि एक अकाउंटिंग ईयर में, याद रखिएगा, एक अकाउंटिंग ईयर में देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा, एक अकाउंटिंग ईयर में देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जितना भी कुल पैसा अर्न किया जाता है, जितना भी कुल फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है, उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। विच मीन्स, नेशनल इनकम की मीनिंग समझने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि एक अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है। बच्चों, एक अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है अगले साल 31 मार्च को। तो नेशनल इनकम के अंतर्गत एक अकाउंटिंग ईयर में देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जितनी भी कुल जितनी भी कुल फैक्टर इनकम कमाई जाती है, जितनी भी कुल फैक्टर इनकम कमाई जाती है, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। अगर स्क्रीन पर आप जो हम मैसेज टाइप कर रहे हैं उसको देखें, तो नेशनल इनकम का मतलब है एक अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा कुल जितनी फैक्टर इनकम कमाई जाएगी, उसके टोटल को हम नेशनल इनकम बोलेंगे। कोई डाउट? नो सर। आप लोगों ने हेडिंग लिखी है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसमें लिखिए, इट इज द सम टोटल ऑफ, it is the sum total of, sum है, it is the sum total of factor incomes earned by
It is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country, normal residents of a country during an accounting year. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, फुल स्टॉप। क्या सबने लिखा? क्या सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। जो हमने समझाया क्या वही हमने लिखाया है? अभी कुछ अलग तो नहीं लिखाया? नो सर। बच्चों, तीन बातें गौर करने वाली थी। एक तो अकाउंटिंग ईयर, इसकी मीनिंग आप समझ गए। हमें दो शब्दों की मीनिंग और थोड़ा डिटेल में पढ़नी है। एक है फैक्टर इनकम और दूसरा है नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो दोनों की मीनिंग हम लोग बारी बारी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, फैक्टर इनकम्स। बच्चों, हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, फैक्टर इनकम्स। थोड़ी देर पहले ही हमने समझाते हुए आप लोगों को कहा था कि फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है वो पैसा जो भुगतान के रूप में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है उनकी सर्विसेज के बदले। हाँ या ना? यस सर। यस सर। बच्चों लिखो, फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स। चाहे फैक्टर इनकम लिखो बच्चों, चाहे फैक्टर पेमेंट लिखो, दोनों का मतलब सेम है। फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स made by the producing units, made by the producing units। बच्चों, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का मतलब है प्रोड्यूसर सेक्टर। आप चाहो तो ब्रैकेट में फर्म्स भी लिख सकते हो। फर्म्स का मतलब सेलर। फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द हाउस होल्ड्स, टू द हाउस होल्ड्स। बच्चों, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि याद करिए, जब हम आप लोगों को रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था, जब हम आपको लिखाए थे हेडिंग 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो हमने लिखाया था कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है। लिखाया था कि नहीं? यस सर। और क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर से वो फैक्टर सर्विसेज प्राप्त कर रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इसलिए बदले में भुगतान कर रहा है। आपने लिखा, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, फुल स्टॉप। बच्चों लिखो, फॉर एग्जाम्पल लिखना, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट वाइज लिखना जो हम बोलने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बच्चों, एग्जाम्पल है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को आप शॉर्ट में COE नहीं लिख सकते जब तक कि आप न्यूमेरिकल ना कर रहे हो। क्या हम लोग अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं? नो सर। नो सर। तो क्या आप COE लिखोगे? नो सर। नहीं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है बच्चों, जितना भी पैसा सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में कर्मचारियों को दिया जाता है, उसे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड करते हैं। मेनली इसमें सैलरी और वेजेस आता है। मुख्यतः इसमें क्या आता है? सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस। हाँ, बोनस भी आ सकता है, कमीशन भी आ सकता है, पेंशन भी आ सकता है, बट मेनली इसमें सैलरी और वेजेस आ सकता है। बच्चों, दूसरा एग्जांपल लिखो, सेकंड, रेंट। आप सब लोगों ने रेंट के बारे में सुना है? यस सर। बच्चों, हाउस होल्ड्स के पास कोई जमीन थी, कोई बिल्डिंग थी, जिसको इन्होंने प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दिया, तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया हाउस होल्ड सेक्टर को? रेंट। रेंट पे किया। बच्चों, तीसरा, इंटरेस्ट। तीसरा है इंटरेस्ट। बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो भी कैपिटल है, जब हाउस होल्ड सेक्टर उस कैपिटल को खुद यूज करने की जगह प्रोड्यूसर सेक्टर को दे देती है, तो उस पैसे के बदले, उस कैपिटल के बदले प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। ये भी एक फैक्टर इनकम है। क्या आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं?
बच्चों हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाउस होल्ड सेक्टर के पास कुछ पूंजी रखी हुई थी, कैपिटल। हाउस होल्ड सेक्टर के पास खुद के पास उनका कुछ इस्तेमाल नहीं था, तो हाउस होल्ड सेक्टर ने सोचा हमारे पास पड़े रहने से वेस्ट ही तो हो रहा है, तो उसको किसको दे देते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को दे देते हैं, प्रोडक्शन करने में यूज कर लेगा। तो बदले में कुछ तो प्रोड्यूसर सेक्टर देगा ना उस पूंजी के, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्ट के बदले, कैपिटल के बदले जो अमाउंट पे करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को, उस अमाउंट को क्या बोलेंगे हम लोग? Interest. बच्चों इसमें लिख लो, इंटरेस्ट में डैश लगा के, received by the households, received by the households for the use of their capital, for the use of their capital by the producing units. हाउस होल्ड सेक्टर के पास कुछ पूंजी थी, कुछ पैसा था, कुछ फंड्स थे, जिसको इन्होंने खुद ना यूज करके, क्योंकि उनके पास ज्यादा इस्तेमाल नहीं थे, तो खुद ना यूज करके किसको दे दिया बच्चों यूज करने के लिए? Producing sector को. प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। और उसके बदले प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या दिया? Interest. इंटरेस्ट दिया। बच्चों चौथा लिख लो, लास्ट, प्रॉफिट। बच्चों कौन प्रॉफिट अर्न करता है? बिजनेस का ओनर? हाँ या ना में जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. ओनर क्यों प्रॉफिट पाता है? क्योंकि सारा रिस्क किसने लिया? Owner ने. अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किसने किया? Owner ने. अपनी स्किल और नॉलेज का किसने इस्तेमाल किया? Owner ने. बच्चों इतने सारे शब्दों को अगर कम शब्दों में कहना हो तो कहेंगे ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल। क्या कहेंगे? Entrepreneurial skill. ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल का मतलब है, ऑन्टरप्रेन्योर कहते हैं बिजनेस के ओनर को, तो ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल का मतलब बिजनेस के ओनर ने जो भी बिजनेस में अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज प्रयोग की, उसके बदले जो रिटर्न मिला वो प्रॉफिट ही तो है, हाँ या ना? Yes, sir. ऐसे ही थोड़े ना प्रॉफिट मिल गया, कुछ अपनी काबिलियत, अपनी योग्यताएं, अपनी एक्सपर्टीज, अपने अनुभव को हमने बिजनेस में यूज किया, जिसके बदले बिजनेस ने हमें क्या कमा के दिया? Profit. बच्चों इसमें भी डैश लगा के लिख लो, प्रॉफिट में लिखो डैश लगा के, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स। भाई प्रॉफिट सारा ओनर अपने पास थोड़ी रखता, थोड़ा बांटता भी तो है अपने साथ काम करने वाले लोगों को। आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो, शेयर डिविडेंड पढ़ा है उसमें? Yes, sir. पढ़ा. जो डिविडेंड लाभांश होता है वो सभी लोगों को बंटता है, जो जो लोग कंपनी में पैसा लगाए थे, काम कर रहे थे, हाँ या ना? Yes, sir. प्रॉफिट में लिखो डैश लगा के, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ देयर, फॉर द यूज ऑफ देयर entrepreneurial skills, for the use of their entrepreneurial skills by the producing unit, by the producing unit। बच्चों अब बताओ, नेशनल इनकम में सिर्फ कौन सी इनकम ली जाएगी? Factor income. याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ली जाएगी। लिख लीजिए एक लाइन छोड़ के, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, in the estimation of national income, only factor incomes are included, only factor income। ब्रैकेट पे चाहे तो पेमेंट लिख सकते हैं, बात हम कई बार कह चुके हैं, चाहे तो फैक्टर इनकम लिखा हो, चाहे तो फैक्टर पेमेंट लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। ओनली फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड। बच्चों कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट पैराग्राफ में सब लोग लिखिए, ट्रांसफर इनकम्स आर दोज इनकम्स, transfer incomes are those incomes which are received by, transfer incomes are those income which are received by a person, which are received by a person, comma,
एज हेल्प कॉमा डोनेशन और चैरिटी, एज हेल्प कॉमा डोनेशन और चैरिटी, फुल स्टॉप। बच्चों क्या सबने लिखा? यस सर। आपने लिखा? यस सर। आपने लिखा ट्रांसफर इनकम उन इनकम को कहते हैं जो किसी व्यक्ति को सहायता के रूप में, चैरिटी के रूप में या डोनेशन के रूप में प्राप्त हुआ, उसके बदले उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे फैक्टर इनकम किसी को अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर दे रहा था तो उससे कुछ सर्विसेज ले रहा था। ट्रांसफर इनकम जब कोई किसी की दे रहा है तो वो मदद करने के इरादे से कर रहा है, उसकी आर्थिक सहायता कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, और उसके बदले में कुछ भी उसको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। फुल स्टॉप लगा के लिखिए, ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम। ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम। बच्चों ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम है? अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इसलिए क्योंकि इसके बदले हमने कुछ भी किया नहीं है। ये पैसा हमने कमाया नहीं है। अर्न्ड का मतलब होता है कमाना, ये हमने कमाया नहीं है, हमको किसी ने भीख दी है, हमको किसी ने आर्थिक रूप से सहायता की है। समझ रहे क्यों अनअर्न्ड इनकम कहते हैं? यस सर। यस सर। आर अनअर्न्ड इनकम and as a result unearned income को अंडरलाइन कर देना, and as a result they are not included in the estimation of national income, and as a result they are not included in the estimation of national income। क्योंकि ये अनअर्न्ड इनकम है इसीलिए इनको नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में बच्चों हम लोग इंक्लूड नहीं करते। क्या सबको बात समझ में आ रही? यस सर। अच्छा, अगर ट्रांसफर इनकम अनअर्न्ड इनकम है तो फैक्टर इनकम कौन सी इनकम है? अर्न्ड इनकम। अर्न इनकम। और इसीलिए इसको हम लोग नेशनल इनकम निकालते समय इंक्लूड करते हैं। क्या सब लोग बात समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। कहीं पर लिख लीजिए, फैक्टर इनकम कौन सी इनकम है बच्चों? अर्न इनकम। क्लियर है यस सर। बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग अपनी कॉपी में लिखिए। तो फैक्टर इनकम टॉपिक था, खत्म हो गया। अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नॉर्मल रेसिडेंट्स। अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नॉर्मल रेसिडेंट्स। बच्चों नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए दो क्वालिटीज होनी जरूरी, दो क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। वो दो क्वालिफिकेशन कौन सी है बच्चों? स्क्रीन पर देख के बताओ। पहली क्वालिफिकेशन क्या है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब है कि देश में 1 साल या 1 साल से अधिक समय के लिए रहा, भले वो देश का सिटीजन हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का ऑर्डिनरी रेसिडेंट अब हो जाएगा यदि वो उस देश में कितने समय से ज्यादा रह रहा है? 1 साल से। 1 साल या 1 साल से ज्यादा, चाहे वो उस देश का सिटीजन हो और चाहे वो उस देश का सिटीजन ना हो। बच्चों सेकंड पॉइंट देखो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के अलावा उसका उस देश में क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वो किसी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। बच्चों सवाल का जवाब दीजिए, क्या नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना जरूरी है? यस सर। सब लोग रिप्लाई करिए, क्या नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना जरूरी है? यस सर। ठीक है बच्चों, फोकस करिए, पेपर में क्वेश्चन आएगा, अभी हम पर्टिकुलर्स देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं। आपने कहा कि नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना जरूरी है,
क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए देश का सिटीजन होना जरूरी है? नो सर। सब लोग जवाब दीजिए। क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए देश का सिटीजन होना जरूरी है? नो सर। नो सर। अच्छा, क्या सारे नॉर्मल रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं? यस सर। क्या सारे नॉर्मल रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं? हाँ या ना में जवाब दो बच्चों। यस सर। यस सर। क्या सारे ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं? नो सर। यस। सर। फिर से जवाब दीजिए। क्या सारे ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं? नो सर। नो सर। बच्चों लिखो। नो सर। नॉर्मल रेसिडेंट हेडिंग में लिखो, अ नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन, a normal resident is said to be one, डैश लगाओ, पहला पॉइंट। Who is ordinary resident of a country? Who is ordinary resident of a country? ब्रैकेट में लिखना रिसाइडिंग इन अ कंट्री, ब्रैकेट में लिखना रिसाइडिंग रहता है, रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर, रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर। बच्चों देश में 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय के लिए रह रहा है, ठीक बात है? एक बार रिपीट कर दीजिए। यस। कहां से? अरे स्टार्टिंग से कर दीजिए प्लीज। बच्चों कोई जरा पढ़ दो पहला पॉइंट, कृतिका पढ़ दो, धीरे धीरे पढ़ना। Who is ordinary resident of a country residing in a country for a period of 1 or more years? एक बार फिर से बोल दो। Who is ordinary resident of a country residing in a country for a period of 1 or more years? लिख लिया प्रिया? Yes, sir. Thank you, Ritika. सेकेंड पॉइंट लिखो, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये जो नॉर्मल रेसिडेंट है, जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसका जो केंद्र बिंदु है इकोनॉमिक इंटरेस्ट का उसी देश में हो जहां का ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, लाइज इन दैट कंट्री। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, ये उसी देश में कर रहा हो जिस देश का ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। बच्चों क्या बात समझ में आ रही है? नहीं? यस सर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी देश का नॉर्मल सिटीजन, सॉरी नॉर्मल रेसिडेंट तब बनता है जब वो उस देश का ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब बनता है जब वो उस देश में 1 साल या 1 साल से अधिक समय के लिए रह रहा हो, चाहे सिटीजन हो और चाहे सिटीजन ना हो। इसके अलावा उसके कार्य का जो केंद्र बिंदु है वो उसी देश में होना चाहिए जिस देश में वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। कार्य का केंद्र बिंदु मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो उसी कंट्री में परफॉर्म कर रहा हो जहां का वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्या ये बच्चों बात क्लियर है? यस सर। यस सर। उसी में नीचे सब हेडिंग करके लिखो, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, सब हेडिंग है नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री डू नॉट इंक्लूड, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री डू नॉट इंक्लूड। बच्चों कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी देश के नॉर्मल रेसिडेंट कभी नहीं हो सकते। ये कौन लोग हैं? ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें पर्टिकुलर्स दिए होंगे और आपको पहचानना होगा कि ये नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा या नहीं। तो कुछ लोगों की लिस्ट पहले ही बता दी गई कि ये कभी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो सकते। पहला, द फॉरेनर्स, जो पहला द फॉरेनर्स who visit a country, who
visit a country for traveling, comma, recreation, बच्चों रिक्रिएशन का मतलब होता है इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। ट्रैवलिंग कॉमा रिक्रिएशन कॉमा हॉलीडेज कॉमा मेडिकल ट्रीटमेंट कॉमा स्टडीज कॉमा स्पोर्ट्स एटसेट्रा। आपने लिखा ऐसे विदेशी लोग जो हमारे देश में घूमने फिरने के इरादे से, छुट्टी मनाने के इरादे से, खेल कूद के इरादे से, इलाज, चिकित्सा, शिक्षा के इरादे से आते हैं, उनको कभी हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं इंक्लूड किया जाता है, नहीं माना जाएगा। कभी ये लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे जो इन पर्पजेस से इंडिया विजिट कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल से अधिक समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन उनको नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, द ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स मतलब अफसर, द ऑफिशियल्स कॉमा डिप्लोमैट्स DIPLOMATS, डिप्लोमैट्स मतलब राजनीति करने वाले, पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश के, एम्बेसडर किसी कंट्री के हमारे देश में अगर आ रहे हैं विजिट पर, एटसेट्रा। द ऑफिशियल्स कॉमा डिप्लोमैट्स, राजनीतिज्ञ कह सकते हैं इनको आप लोग, एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री posted in the country। बच्चों आपने लिखा कि किसी दूसरे देश के कोई अफसर, सैन्य दल के कोई अफसर, या कोई राजनेता, या कोई दूतावास के कोई एम्बेसडर, कोई भी अन्य देश का अफसर है, आर्म्ड फोर्सेस का कोई ऑफिसर है, कोई डिप्लोमैट है, पॉलिटिशियन है, ये लोग अगर हमारे देश में किसी ऑफिस में पोस्टेड हैं तो इनको कभी भी हम नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन द कंट्री, बच्चों जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, या यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, IMF हो गया, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यदि वो हमारे देश में है या उनकी शाखाएं हमारे देश में है, तो उन संस्थाओं को हम कभी भी, ऐसी किसी भी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, अगर हमारे देश में स्टैब्लिश्ड है या उसकी ब्रांच भी हमारे देश में, तब भी हम अपने देश का नॉर्मल रेसिडेंट उसको नहीं मानेंगे। चौथा, क्रू मेंबर, CREW, क्रू मेंबर मतलब सपोर्ट स्टाफ, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, VESSELS। बच्चों क्या आप लोग फॉरेन वेसल या वेसल्स का मतलब समझते हो क्या होता है? नो सर। बच्चों वेसल्स का मतलब होता है जहाज, चाहे पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो। किसी भी तरीके का फॉरेन जहाज अगर हमारे देश की सीमाओं में है, चाहे पानी के अंदर, चाहे हवा में, चाहे जमीन में, तो उसमें काम करने वाले जो स्टाफ मेंबर्स होंगे उनको कभी भी हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। सब लोग वेसल मतलब समझ रहे हैं ना? यस सर। लास्ट पॉइंट है, फॉरेनर्स हु आर employees of non-resident enterprises and who have come to the country
come to the country for purpose of installing machinery in these enterprises फुल स्टॉप। बच्चों ध्यान से समझिएगा, कोई कंपनी है जो कि नॉन रेसिडेंट है, हमारे देश की रेसिडेंट नहीं है, लेकिन हमारे देश में बिजनेस कर रही है। अब उनकी कोई मशीन खराब हो गई या उनको कोई मशीन रिपेयर करनी है या कोई मशीन रिप्लेस करनी है, तो उस मशीन को चेंज करके नई मशीन इंस्टॉल करने के लिए अगर दूसरे देश से कोई यहां आया है तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। नहीं माना जाएगा। बच्चों क्लियर है पांचों पॉइंट? यस सर। इन पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस आप कल की क्लास में ज्यादा बेहतर समझोगे जब हम आपको कुछ पर्टिकुलर्स देंगे और आपसे आइडेंटिफाई करने को कहेंगे कि पहचानिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यहां तक बच्चों कोई डाउट हो तो बताइए अभी। अब हम लोग को क्वेश्चन करना, यहां तक किसी को कोई डाउट किसी पॉइंट में? नो सर। पक्का? यस सर। चलिए फिर कल इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? Yes, sir. चलिए बच्चों, गुड नाइट।